India's 105 non-current assets held for sale and discontinued operations. सीए इंटर में इसका एक पार्ट किया हुआ है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, बट यहाँ पे ये स्टैंडर्ड दो पार्ट में है. सो सीए इंटर में AS24 किया था हम लोग ने. यहाँ पे कवरेज दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. एक तो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, दूसरा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली हेल्ड फॉर यूज होते हैं. लेकिन कभी भी अगर टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं हम लोग, जो कि टेंजेबल और इंटेंजेबल होते हैं, वो हम लोग हेल्ड फॉर यूज नहीं, हेल्ड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं. अगर हमने बेचने के लिए रख दिया, उनको रिटायरमेंट दे दिया, बेचने के लिए रख दिया, तो फिर उनका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है. वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से निकल के नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में आ जाते हैं, और उनका स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाता है. फ्रॉम इंड AS 16 एंड इंड AS 38 इट इज शिफ्टेड, इट इज ट्रांसफर टू इंड AS 105. लेकिन कब हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. कंडीशन 1, नॉन करंट एसेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द सेम कंडीशन. ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है कि नॉन करंट एसेट जो भी है वो इमीडिएट सेल के लिए तैयार होने चाहिए. ऐसा नहीं कुछ काम कराएंगे और फिर बेचेंगे, काम कराएंगे और फिर बेचेंगे, नहीं नहीं. नॉन करंट एसेट, दिस इज कंडीशन नंबर 1, शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन द सेम कंडीशन. जैसा है तैसा, वो की वो कंडीशन में हम उसको बेचने को तैयार है. ये कंडीशन नंबर 1 है. जैसे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नीचे दिया था. If any asset is being used in business operations and it is available for sale not today but in distant future, तो फिर वो 105 के हेड में नहीं आएगा. जैसे एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, it will be sold after completion of the pending orders. So today it will not come under Ind AS 105. फिर तुमको एक एग्जांपल और दिया था. अगर कोई भी नॉन करंट एसेट हम लोग थोड़ा रेनोवेशन करके कुछ महीनों के बाद बेचना चाहें, तो फिर आज वो इंड AS 105 में नहीं आएगा, क्योंकि सेम कंडीशन में जो पोजीशन आज है वो कि वो इमीडिएटली हम लोग उसको नहीं बेचना चाह रहे, तो आज वो इंड AS 105 में नहीं आएगा. हाँ, मैं सेल करने को तैयार हूं, लेकिन जो मेरा बायर है वो बोलता है मेरे को 1 महीने के बाद पोजीशन देना, तो वो उसके रिक्वेस्ट पे मैं रुका हूं. मैं तो बेचने को तैयार हूं, तो मैं इंड AS 105 में ट्रांसफर कर दूंगा. सो ये कुछ एग्जांपल्स है कंडीशंस 1 के. कंडीशन 2 के एग्जांपल है डिस्पोजल हाईली प्रोबेबल होना चाहिए. सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल. हाईली प्रोबेबल का मतलब है देयर शुड बी अ प्लान फॉर सेल ऑफ एसेट, यू शुड ट्रेस बायर्स, एक्सपेक्टेड टाइम इज विद इन 1 year's टाइम, एंड प्राइस शुड बी रीजनेबल, एंड देयर शुड बी एक्टिव मार्केट. अगर ये इंडिकेटर्स दिख गए तो समझ जाना सेल इज हाईली प्रोबेबल, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एंड यू कैन शिफ्ट इट टू इंड AS 105. लेकिन शिफ्टिंग करोगे तो उसकी वैल्यू क्या लोगे? उसकी वैल्यू क्या लेंगे? कैरिंग अमाउंट और नेट फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट विच एवर इज लोअर. कैरिंग अमाउंट और नेट फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. सो ये एडिशनल कॉन्सेप्ट्स में मैंने कवर किया था. That when to apply Ind AS 105, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कंडीशन 1 2, तो एसेट का क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग इंड AS 105 में शिफ्ट कर देंगे. और दूसरा, जब हम लोग 105 में लेके जाएंगे तो उसका इनिशियल रिकॉग्निशन का अमाउंट क्या होगा? सो देख लो, कैरिंग अमाउंट 100 है, फेयर वैल्यू 110 है, तो हमने लिया 100 रुपीज, विच एवर इज लोअर. जो बुक में वैल्यू थी वही वैल्यू पे हमने इंड AS 105 में ट्रांसफर कर दिया. कैरिंग अमाउंट 100 है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू 90 है तो 90 पे हम लोग इसको इंड AS 105 में ट्रांसफर करेंगे और 10 रुपए का लॉस बुक करेंगे. इफ फेयर वैल्यू इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट, देन लॉस विल बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली इन P&L स्टेटमेंट. एंड एक और चीज, एक बार इंड AS 105 में ट्रांसफर हो गया तो वो PP नहीं रहा. अगर वो PP नहीं रहा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं रहा, तो फिर वो आगे से डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं होगा. लेकिन एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करना, हर साल बैलेंस शीट डेट पे उसका इंपेयरमेंट टेस्ट जरूर करना.
या फिर अगर इम्पेयरमेंट हो गया तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट होगा, वो तुमने ये सीए इंटर में पढ़ा है। वैसे मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड इम्पेयरमेंट का भी कराऊंगा। एंड जब रिवर्सल होगा तो इट कैन नॉट बी मोर देन द लॉस ऑलरेडी रिटर्न ऑफ। जैसे देखो ओरिजिनली जब हमने इंडियाज 105 में ट्रांसफर किया था उस दिन कैरिंग अमाउंट 40,000 थी, नेट फेयर वैल्यू 38, तो 2,000 का लॉस उस दिन हो गया था। सो हमने बैलेंस शीट में 38,000 पे शो किया। फिर अगले साल और 3,000 से वैल्यू गिर गई, तो आज तक टोटल लॉस हो गया 5,000। तो जब वैल्यू इंप्रूव होगी ना तो रिवर्सल 5,000 से ज्यादा नहीं करना। जब वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी तो रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन 5,000 रुपीज। सो वही किया मैंने, यहाँ पे 42,000 की वैल्यू हुई तो इंक्रीज तो 7,000 का है, लेकिन मैं खाली 5,000 का ही रिवर्सल कर सकता हूँ। टोटल इंक्रीज तो 7,000 का है। अरे टोटल इंक्रीज जो है ना, टोटल इंक्रीज जो है वो तो 7,000 का है। बट रिवर्सल रिवर्सल 5,000 का ही होगा। सो टोटल जो इंक्रीज है वो तो 7,000 का, बट रिवर्सल 5,000 का ही होगा। मैंने नीचे नोट में भी दिया है, रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन 5,000। रिवर्सल कैन नॉट एक्सीड द ओरिजिनल एक्चुअल रिटर्न ऑफ लॉस ऑफ 5,000 even though there is an increase of 7,000. So this is what we have done in last class. अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, लेक्चर 1 था अपना, और आज हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे। So I hope it was a good recap for all of you. Let's continue now.